हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्ते। मैं शिव शक्ति कुमार और हमारे यूट्यूब चैनल यात्रा इस पर आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि जो एसपीडी का हमारा एमसीक्यू सीरीज चला है, अभी हम एमसीडी का क्या किए हैं कि एमसीक्यू सीरीज चला रहे हैं और हम प्रत्येक दिन जो है 50 क्वेश्चन को देखते हैं, साथ में हम एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं उसका, जो भी महत्वपूर्ण होता है। अर्थात हम प्रत्येक दिन 50 क्वेश्चन के माध्यम से एमसीक्यू का तैयारी कर लेंगे टोटल, और उसके माध्यम से हम लगभग 50% करंट अफेयर का तैयारी कर लेंगे इसके माध्यम से, जो बीपीएससी के लिए है। और ये जो सीरीज चल रहा है लगातार बीपीएससी के लिए है, जो बिहार के एग्जाम बीपीएससी का होने वाला 71 बीपीएससी के लिए चल रहा है। तो इसमें हम एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं और जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है उसी के एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो चलिए ये जो वीडियो है इसमें हम 100 नंबर क्वेश्चन से लेके 150 नंबर क्वेश्चन तक करेंगे, क्योंकि पहले दो वीडियो में आप देखेंगे कि 100 क्वेश्चन तक किया जा चुका है। चलिए देखते हैं, हम 100 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं इस वीडियो में। चलिए देखते हैं, पहला जो हमारा क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, 101वां प्रश्न जो है कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो कुमार मंगलम बिरला जी को दिया गया है, तो इसको याद रखेंगे। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? कुमार मंगलम बिरला जी को दिया गया है। टाइम हायर एजुकेशन की जो एशिया रैंकिंग 2025 की है, उसमें भारत का कौन सा जो संस्थान है वो शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो देखेंगे कि आईआईएससी जो बेंगलुरु है, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु का जो है वही इसमें टॉप किया है। और उसको कितना रैंक प्राप्त हुआ है? तो आईआईएससी बेंगलुरु को 38 रैंक प्राप्त हुआ है। एक सवाल आता है कि जो ये टाइप हायर एजुकेशन की जो एशिया रैंकिंग है उसमें प्रथम स्थान कौन किया है? तो सिंघुआ विश्वविद्यालय है, सिंघुआ यूनिवर्सिटी है चीन का, वो इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो इसको याद रखेंगे, पहले स्थान पे कौन है? सिंघुआ विश्वविद्यालय है। भारत की तरफ से पहले स्थान पे कौन है? भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु है, आईआईएससी बेंगलुरु है, जिसका रैंकिंग ओवरऑल कितना है? 38 रैंकिंग है। तो इसको याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है कि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार किसे दिया गया है? अच्युत सामंत जी को दिया गया है। तो अच्युत सामंत जी है, इनको दिया गया है, इसको याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो हमारे समक्ष जो प्रश्न है, 104 नंबर प्रश्न है कि ISSF विश्व कप 2025 में भारत 7 पदकों, 2 स्वर्ण, 4 रजत और 1 कांस्य के साथ किस स्थान पर रहा? तो तीसरे स्थान पर रहा। तो इसको याद रखेंगे, भारत का जो रैंकिंग रहा तीसरे स्थान पर रहा है। ISSF जो विश्व कप 2025 में हुआ है उसमें भारत 7 पदक के साथ तीसरे स्थान पर है। इस तरीके के प्रश्न आने की काफ़ी कम संभावना होती है। जो बड़ा इवेंट होता है खेल में, उसी से बीपीएससी जो है सवाल पूछती है। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस राज्य के युद्ध स्मारक परिसर में खोंगजोम दिवस मनाया गया है? तो खोंगजोम दिवस मनाया गया है तो मणिपुर, इसको याद रखेंगे। खोंगजोम दिवस मनाया गया है कहाँ? युद्ध स्मारक में, मणिपुर में, इसको याद रखेंगे। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गरिया बोरसो बोरॉन उत्सव मनाया है? तो गरिया बोरसो बोरॉन उत्सव मनाया गया है तो त्रिपुरा में। बस इसको याद रखेंगे कि गरिया बोरसो बोरॉन उत्सव कहाँ मनाया जाता है? त्रिपुरा में। बस इतना से ही काम चल जाएगा। दक्षिण भारत की पहली ACEMU ट्रेन कहाँ शुरू की गई है? तो चेन्नई में की गई है, इसको भी याद रखेंगे। दक्षिण भारत की पहली ACEMU ट्रेन कहाँ शुरू की गई है? दक्षिण भारत के चेन्नई में की गई है। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक स्कीम से है कि किस मंत्रालय के अंतर्गत हेल्ड पहल शुरू की गई है? HEALD हेल्ड पहल शुरू की गई है, गृह मंत्रालय के तहत किया गया है। और इस पहल में क्या होगा थोड़ा देख लेते हैं। इस पहल में देश की पहली लीवर हेल्थ इनिशिएटिव है, मतलब यह देश का पहला जो है लोगों को लीवर हेल्थ इनिशिएटिव है, लोगों की लीवर की देख रेख संरक्षण के लिए। और अल्कोहलिक पदार्थ लेने के उपरांत जो लीवर खराब होता है तो उससे जुड़ा हुआ ये पहल है, इसको याद रखेंगे। बस सीधे ये आ सकता है कि हेल्थ पहल किससे जुड़ा हुआ है? तो स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, इसको याद रखेंगे। लेकिन मंत्रालय कौन है? गृह मंत्रालय, तो इसको याद रखेंगे, वहाँ कंफ्यूज नहीं करना है कि गृह मंत्रालय है। चलिए देखेंगे, 23 अप्रैल 2025 को पहली बार सूर्य किरण एरोबैटिक शो का आयोजन कहाँ किया गया था? तो पटना में किया गया था। सूर्य किरण एरोबैटिक जो शो है उसका आयोजन पहली बार कहाँ किया गया था? पटना में किया गया था। इसी तरीके की एक सूर्य किरण एक्सरसाइज भी है। सूर्य किरण एक्सरसाइज है, किसके बीच होता है? भारत और नेपाल के बीच, इसको भी याद रखेंगे। सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच होता है। चलिए देखते हैं कि किस राज्य ने पिंक ई रिक्शा योजना शुरू की है? तो महाराष्ट्र किया है। इसको एक बार देखेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि बीपीएससी में योजनाओं, दूसरे राज्य की योजनाओं पर बहुत ज़्यादा बल नहीं होता। तो एक बार देख लीजिए कि पिंक ई रिक्शा किसकी योजना है? महाराष्ट्र की हो गया। चलिए हम साथ साथ VVI जो होगा प्रश्न, जो काफ़ी संभावना होगी, मैं उसको भी बताते चलूँगा आप लोगों के समक्ष कि कौन सा क्वेश्चन जो है VVI आने की संभावना ज़्यादा है। सऊदी अरब में आयोजित
6वीं एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत कुल 11 पदकों के साथ कौन से स्थान पर रहा? तो छठे स्थान पर रहा। जो सऊदी अरब में आयोजित 6ठी एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत कुल 11 पदक जीता और भारत का स्थान छठा रहा। तो इस तरीके के प्रश्न आने की संभावना बहुत कम होती है। चलिए देखते हैं, दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज हुआजियांग ग्रैंड कैनियन किसने बनाया है? तो चीन बनाया। इसको याद रखेंगे, ये दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है हुआजियांग ग्रैंड कैनियन, यह चीन के द्वारा बनाया गया। तो इसको याद रखेंगे। किसे गोल्ड हाउस गाला 2025 से सम्मानित किया गया है? प्रियंका चोपड़ा जी को दिया गया है पुरस्कार। गोल्ड हाउस गाला 2025 सम्मान किससे दिया गया है? प्रियंका चोपड़ा को प्राप्त हुआ है। चलिए 114 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम की मेजबानी की है? तो यह आयुष मंत्रालय है। आयुष मंत्रालय द्वारा जो है राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम की मेजबानी किया गया है। तो आप जानते हो कि जो कर्मयोगी मिशन है, कर्मयोगी मिशन क्या है कि जो भी इंडिया के अंदर सिविल सर्वेंट है या फिर सरकार के कर्मचारी हैं, उनके क्षमताओं का विकास करना इसका काम था। तो इसको भी याद रखेंगे। मिशन कर्मयोगी क्या करता है कि जो सिविल सर्वेंट है या फिर जो सरकार के कर्मचारी है, उन सभी के क्षमताओं का विकास करना काम है। अब देखेंगे कि जो राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम है, इसमें क्या किया गया है कि इसका लक्ष्य सरकार के कर्मचारियों में सेवा भाव को विकसित करना है और नागरिक केंद्रित जो है समाधान उन्मुख एवं सहयोगी दृष्टिकोण से प्रशिक्षित करना इसका काम है। और ये किसका है? आयुष मंत्रालय का। तो इसको याद रखेंगे, ये महत्वपूर्ण सवाल है, ये पूछा जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। 115 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वह यह है कि चर्चा में रहा थोंगजिंग पहाड़ियाँ किस राज्य में है? तो ये मणिपुर में। थोंगजिंग पहाड़ी किस राज्य में है? मणिपुर में। आपसे सीधा आ सकता है कि थोंगजिंग पहाड़ी किस राज्य में है? मणिपुर में। ग्राम स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? कर्नाटक। तो जो भी ऐतिहासिक पुरावशेष है उसका सर्वेक्षण किया गया प्रत्येक गांव के स्तर पर, कर्नाटक ऐसा करने वाला पूरे भारत का प्रथम राज्य बन गया है। चलिए देखते हैं 117 नंबर क्वेश्चन। हाल में किस राज्य ने महिला संवाद योजना शुरू किया है? तो बिहार जो है महिला संवाद योजना शुरू किया है और इसके माध्यम से बिहार में जो महिलाओं की समस्या है उसकी समाधान किया जाएगा और उससे संवाद किया जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है 118 नंबर प्रश्न देखेंगे कि प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना से लाए जाने वाले 8 चीतों को किस वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थानांतरित किया गया है? तो पहले देख रहे हैं कि कुनू नेशनल पार्क ये भी मध्य प्रदेश में है। तो जो भी चीता अफ्रीका से आया था वहीं रखा गया था, लेकिन बाद में जो है यहाँ स्पेस कम हो जाने से कुछ चीता को मध्य प्रदेश के ही गांधी सागर में स्थानांतरित किया जा रहा है। तो इसको भी याद रखेंगे। कुनू नेशनल पार्क किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। और गांधी नेशनल पार्क, गांधी जो सागर राष्ट्रीय उद्यान है वो भी कहाँ है? वो भी मध्य प्रदेश के में ही है और ये मध्य प्रदेश के मंदसौर और नीमच जिले में अवस्थित है और यहाँ से चंबल नदी भी बहती है। तो इसको याद रखेंगे। चंबल नदी जो है गांधी सागर जो नेशनल पार्क है वो चंबल नदी इसको 2 भाग में बांटती है। और एक भी याद रखेंगे कि जो गांधी सागर प्रोजेक्ट है वो चंबल नदी पे ही है। तो गांधी सागर डैम का भी चर्चा तो इस तरीके के बीपीएससी में सवाल आता है तो वो कहाँ है? चंबल नदी पे ही है। प्रोजेक्ट चीता में क्या किया गया है कि भारत के अंदर से 1952 से ही चीता विलुप्त माना जा रहा है, 1952 से। तो भारत सरकार क्या कर रही है कि चीता को फिर से दुनिया में लाने के लिए, भारत में लाने के लिए भारत ने क्या किया है कि विदेश से चीता लिया है और अफ्रीका से चीता अभी तक भारत में आया। उसको कहाँ रखा गया है? कुनू नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में और अभी उसका हस्तांतरण कहाँ किया गया है? गांधी सागर राष्ट्रीय उद्यान में। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। तो 2 चीज़ शामिल किया गया है, एक तो नाट्य शास्त्र को और भागवत श्रीमद् भागवत गीता को शामिल किया गया। तो इसको भी याद रखेंगे। किसमें शामिल किया गया है? तो यूनेस्को का जो मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर उसमें शामिल किया गया। और यूनेस्को क्या है? यूएनओ का विशेष एजेंसी है, याद रखेंगे। यूएनओ का क्या है? विशेष एजेंसी है। ये अंतर सरकारी संस्था हो गया, यूएनओ का विशेष एजेंसी है और पूरी दुनिया में जो है सांस्कृतिक संरक्षण के माध्यम से, विज्ञान के माध्यम से, एजुकेशन के माध्यम से शांति लाना चाहती है। 1946 में जो है इसकी स्थापना है। पेरिस मुख्यालय में, पेरिस में इसका जो है फ्रांस में मुख्यालय है। तो इसको याद रखेंगे। अब नाट्यशास्त्र का जो पुस्तक है, नाट्यशास्त्र का लेखक भरत मुनि है। इसको याद रखेंगे। नाट्यशास्त्र जो पुस्तक है उसको किसने लिखा है? तो यह भरत मुनि द्वारा लिखा गया है। इसको भी याद रखेंगे। श्रीमद् भागवत गीता जो है उपदेश श्री कृष्ण भगवान का है और इसको कौन लिखा है? तो वेद व्यास जी के द्वारा यह संकलित है। तो ये किस वेद व्यास जी के द्वारा संकलित है और दोनों संस्कृत भाषा में लिखा गया है। तो इसको भी याद रखेंगे, दोनों संस्कृत भाषा में लिखा गया है।
चलिए आगे देखते हैं। 120 नंबर क्वेश्चन है कि दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित होने वाला शहर कौन सा है? तो अमरावती है। अमरावती जो है नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित होने वाला दुनिया का पहला क्या है? शहर है। तो इसको याद रखेंगे, अमरावती पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से, जो फॉसिल फ्यूल होता है, जीवाश्म जो ईंधन होता है, तो जीवाश्म जो ईंधन है उससे संचालित न होकर ये पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित होता है। नवीकरणीय ऊर्जा में आप जानते हैं कि कौन सा है? पवन ऊर्जा हो गया, सूर्य जो ऊर्जा है उस पवन ऊर्जा हो गया, सोलर ऊर्जा हो गया जो सोलर पैनल के माध्यम से बनता है, ये सब नवीकरणीय ऊर्जा। वाटर एनर्जी को भी नवीकरणीय ऊर्जा में भी रखते हैं। तो ये नवीकरणीय ऊर्जा के सहारे जो है यहाँ संचालित होता है। चलिए आगे देखते हैं। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये भी अमरावती में ही स्थापित किया गया है। तो भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ स्थापित किया गया है? तो अमरावती में, इसको भी याद रखेंगे। हाल में कहाँ की शहनाई को जीआई टैग दिया गया है? तो ये जीआई टैग बनारस की जो शहनाई है उसको दिया गया है। अब देखें कि जीआई टैग किसके अधीन आता है? तो WTO का अधीन आता है। यूपीएससी में एक बार सीधा पूछ दिया था कि जीआई टैग किसके अधीन आता है? 4 संस्था का नाम दिया हुआ था, UNO, WHO, WTO, तो WTO के अधीन आता है, इसको याद रखेंगे। और जो जीआई टैग होता है ये 10 वर्ष के लिए दिया जाता है और किसी व्यक्ति विशेष को नहीं देके पूरे कम्युनिटी को दिया जाता है। कम्युनिटी राइट्स होता है जीआई टैग, इसको याद रखेंगे। और भारत में जीआई टैग रजिस्ट्रेशन एक्ट भी है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्रेशन एक्ट है 1999 का, और इसी के तहत जो है जीआई टैग दिया जाता है। और भारत में पहला जो जीआई टैग दिया गया था वो दार्जिलिंग के चाय को दिया गया था, तो इसको भी याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। बिहार में भी बहुत सारा जो वस्तु है उसको जीआई टैग दिया गया। अभी देखें कि बिहार में बहुत सारा जीआई टैग, अभी गया का एक पत्थर करके कुछ है, गया का पत्थर को भी जीआई टैग प्राप्त हुआ है, तो इसको भी याद रखेंगे। बिहार से जितने भी जीआई टैग प्राप्त वस्तु है उसको आप याद रखने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी अपनाने की घोषणा किसके द्वारा किया गया? तो ये भूटान के द्वारा किया गया। अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी अपनाने की घोषणा कौन किया है? भूटान किया है, तो इसको भी याद रखेंगे। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो दिनेश महेश्वरी जी को बनाया गया है। जो 23वें विधि आयोग है उसके अध्यक्ष कौन बनाया गया है? दिनेश महेश्वरी जी को बनाया गया है। और अब याद रखेंगे जो विधि आयोग है, न ही ये क्या है कि सांविधिक निकाय है, सांविधिक निकाय है, और न ही संवैधानिक निकाय। तो इसको याद रखेंगे, आपसे सवाल आ सकता है कि सांविधिक निकाय है, संवैधानिक निकाय, ऐसा कुछ नहीं है। ये कार्यकारी निकाय है और सरकार के अधिसूचना द्वारा गठित होता है। तो सांविधिक निकाय किसको बोलते हैं? अगर पार्लियामेंट के माध्यम से या फिर राज्य की विधानसभा के माध्यम से कोई एक्ट पारित हो कि अगर किसी संस्था का निर्माण होता है तो उसको सांविधिक निकाय बोला जाता है। जबकि संवैधानिक निकाय उसको बोलते हैं जो संविधान में वर्णन होता है, जैसे निर्वाचन आयोग आर्टिकल 324 के तहत है, यूपीएससी है 315 के तहत है, ये सब संवैधानिक निकाय है। तो जो विधि आयोग है ये कार्यकारी निकाय है, संवैधानिक निकाय भी नहीं है, न ही सांविधिक निकाय है, और 3 वर्षों के लिए इसको बनाया जाता है। और इसका काम क्या होता है? इसका मुख्य काम होता है कि जो देश के अंदर जो भी कानून है उसकी समीक्षा करता है, साथ में क्या करता है? सिफारिश प्रस्तुत करता है। तो उसको याद रखेंगे, ये सिफारिश देने वाली एक संस्था है। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो है कि किस महिला क्रिकेटर ने मार्च 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? तो इस तरीके का सवाल नहीं आता है कि मार्च को किसको आईसीसी मंथ मिला, फरवरी को इस तरीके का सवाल अभी तक नहीं पूछा गया। बशर्ते आप याद रखेंगे कि जो जॉर्जिया बेल है वो कहाँ की क्रिकेटर है, महिला है, ऑस्ट्रेलिया के। तो आप बस आपको इतना याद रखना है कि जॉर्जिया वुल है वो ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर है, बस इतना इनफ है। किस देश द्वारा दुनिया का पहला क्वांटम आधारित जो प्लेटफॉर्म है क्यू सील्ड लॉन्च किया गया है? तो ये भारत द्वारा लॉन्च किया गया, अमेरिका द्वारा नहीं, ये गलत है, भारत के द्वारा ही इसे लॉन्च किया गया। क्यू सील्ड क्या है ना कि क्वांटम सेफ क्रिप्टोग्राफी प्लेटफॉर्म है, तो इसको याद रखेंगे। ये क्वांटम सेफ क्रिप्टोग्राफी प्लेटफॉर्म है, भारत के QNU लैब द्वारा विकसित किया गया है। और भविष्य में इसका उद्देश्य क्या है, क्यों विकसित किया गया है? तो जो भविष्य में क्वांटम कंप्यूटर की जो ज़रूरी डाटा होगा उसकी सुरक्षा के लिए इसको बनाया गया है। चलिए आगे देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है? 27 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें है कि लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 जीतने वाले मोडो डुप्लेंटिस किस खेल से संबंधित है? तो पोल वाल्टर खेल है, पोल वाल्टर, इसको याद रखेंगे। भारतीय निशानेबाज अर्जुन बाबूटा ने ISSF विश्व कप निशानेबाजी 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो रजत जीता है, इसको बस देख लेंगे। ये सब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है यूपीएससी के लिए। चलिए आगे देखते हैं।
अगला जो प्रश्न हमारे समक्ष है 129 नंबर है कि बिहार की मेज़बानी में महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन होगा, तो राजगीर में होगा ऐसा कहा गया था, लेकिन अभी हमने गूगल सर्च किया था तो पता लगा है कि इसको हैदराबाद में स्थानांतरित कर दिया गया है। तो इसको देख लेंगे, ये हैदराबाद में चला गया है। चलिए आगे देखते हैं, किस देश के राष्ट्रपति ने ईस्टर पर 30 घंटे के संघर्ष विराम की घोषणा की है? तो रूस के राष्ट्रपति जो है ईस्टर पर 30 घंटे के संघर्ष विराम की घोषणा की है, 30 घंटे के संघर्ष विराम की घोषणा की है। देख लेंगे, किस फुटबॉल टीम ने आई लीग 2024-25 खिताब जीता है? तो आई लीग 2024-25 खिताब जीता है, तो चर्चिल ब्रदर्स एफसी गोवा द्वारा ये खिताब जीता गया है। तो ये सब बहुत मतलब गौन खेल है, इवेंट है, तो इससे सवाल आने की संभावनाएं कम होती है। जो बड़ा इवेंट होता है उसी से खेल में आता है। चलिए आगे देखते हैं, हाल में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? 150वीं। तो इसको याद रखेंगे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, इसको याद रखेंगे। और जो है इसकी स्थापना देखेंगे तो 1875 में हुआ था। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 में किया गया था और एशिया का सबसे पुराना है। और इसके संस्थापक थे, उनका नाम प्रेमचंद रायचंद जी था, वो कपास कॉटन के व्यापारी थे, तो इसको याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, 133 नंबर जो हमारे प्रश्न है कि अप्रैल 2025 में भारत का दौरा करने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? जेडी वेंस थे। तो इनको याद रखेंगे, जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के उपराष्ट्रपति है जेडी वेंस, जो अभी आए थे। और उन्हीं के समय क्या हुआ था कि 22 अप्रैल को पुलवामा में आतंकवादी का अटैक हुआ था, तो इसको भी याद रखेंगे आप। चलिए आगे देखते हैं, पाकिस्तान के तरफ से जो आतंकवादी आए थे 22 अप्रैल को ही कश्मीर में घटना हुई थी, जब वो भारत में थे ही, तो याद रखेंगे जेडी वेंस जी है। आगे देखेंगे, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच दस्तलिक सेनाभ्यास कौन सा संस्करण पूरे में आयोजित किया? छठा, ये नहीं पूछा है कि कौन सा संस्करण है, ये नहीं पूछता है, लेकिन हाँ इतना याद रखिए, ये पूछा जा सकता है कि डस्टलिन किसके किसके बीच सेनाभ्यास है? तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच, इसको याद रखेंगे। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच जो है डस्टलिन सेनाभ्यास होता है, और इस साल कहाँ हुआ है? इस साल पुणे में इसका आयोजन किया गया, इसको याद रखेंगे। किस टीम ने हॉकी इंडिया सीनियर मेन नेशनल चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो पंजाब जीता है। हॉकी इंडिया सीनियर मेन नेशनल चैंपियनशिप 2025 पंजाब जीता है, तो इसको याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण नहीं दिख रहा है। चलिए आगे देखते हैं, 21 अप्रैल 2025 को बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अल धफ्रा एयरबेस जो है यूएई में किया गया है, तो अल धफ्रा संयुक्त अरब अमीरात में अल धफ्रा एयरबेस से किया गया। अब ये थोड़ा महत्वपूर्ण है, आपसे सीधा ये पूछा जा सकता है कहाँ किया गया, पूछने की चांस तो कम है, लेकिन ये पूछ ले कि डेजर्ट फ्लैग 10 में क्या है, तो ये पहला याद रखेंगे कि ये हवाई युद्ध अभ्यास है। हवाई युद्ध अभ्यास है, थल देखिए युद्ध अभ्यास 3 तरीका का होता है, जल में होता है, थल में होता है और वायु में होता है। तो ये हवाई युद्ध अभ्यास है। इस तरीका का भी प्रश्न आया था, जैसे जैक्सा पर एक प्रश्न आया था, जैक्सा पर आया था बीपीएससी में, तो इसको याद रखेंगे कि हवाई है। और डेजर्ट फ्लैग में 10 देश जो है इसमें शामिल होते हैं, भारत भी इसमें शामिल है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन आदि कंट्री शामिल है, तो इसको याद रखेंगे। अल धफ्रा एयरबेस पर 2025 में डेजर्ट फ्लैग 10 का आयोजन किया गया था। चलिए आगे देखते हैं, अगला जो प्रश्न है 137 नंबर है कि 15 अप्रैल 2025 को भारत के किस राज्य ने अपना 77वां स्थापना दिवस मनाया? हिमाचल प्रदेश। इस तरह का प्रश्न आने की संभावनाएं बहुत कम होती है। चलिए आगे देखते हैं, अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है 138 नंबर है कि मिसेस ग्लोब इंटरनेशनल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? अनुराधा गर्ग बनी है, तो इसको याद रखेंगे, क्या जीती है? मिसेस ग्लोब इंटरनेशनल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय है अनुराधा गर्ग जी है, इसको याद रखेंगे। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो जस्टिस BR गवई जी हैं, तो जस्टिस BR गवई जी इनका याद रखेंगे। 52 जो है मुख्य न्यायाधीश हैं, तो इनको याद रखेंगे। यूनेस्को द्वारा हाल ही में कितने स्थलों को ग्लोबल जियो पार्क के नेटवर्क से जोड़ा गया है? तो 16 स्थल जो है, इसको याद रखेंगे। ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क से 16 स्थल को जोड़ा गया है। इस समय बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत तो है नहीं एक्सप्लेन करने के लिए। चलिए देखते हैं, 14 अप्रैल को किस महापुरुष की जयंती मनाई जाती है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मनाई जाती है, और इसी दिन भी जो है ग्राम पंचायत दिवस भी मनाया जाता है, तो इसको भी याद रखेंगे। 14 अप्रैल को ग्राम पंचायत दिवस भी मनाया जाता है, और यह भीमराव अम्बेडकर जी का जयंती भी है। चलिए आगे देखते हैं, 142 नंबर, इजरायली हमले में दोनों हाथ गंवाने वाले गाजा के फिलिस्तीनी लड़के महमूद अजौर की तस्वीर के लिए 2025 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का सम्मान किसे मिला है?
तो वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का सम्मान किसे मिला है? समर अबू अलाफ इनका नाम है, अलाफ नाम है। तो इनको दिया गया, और क्यों दिया गया है? तो इजराइल हमले के दौरान जो है फिलिस्तीन के गाजा के फिलिस्तीनी लड़के का जो है हाथ कट गया था, उसकी तस्वीर लेने के लिए इनको दिया गया। और ये लड़का का क्या नाम था? महमूद अजहर। तो इस तरीके के सवाल बीपीएससी में आ जाते हैं, तो इसको थोड़ा गौर से देख लीजिएगा, क्योंकि देखें कि रूस के द्वारा जो है उस समय जो ईरान में युद्ध चल रहा था, तो उस टाइम रसिया यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा था, तो रसिया का जो एक सेनापति थे मरे थे, उसका नाम भी पूछ लिया गया था बीपीएससी 67 बीपीएससी में। तो इस तरीके के सवाल आता है। महमूद अजहर उस लड़का का नाम है जिसका हाथ कट गया था, और उसके तस्वीर लेने के लिए समर अबू एलॉफ को वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 से सम्मानित किया गया, तो याद रखेंगे। चलिए 143 नंबर देखते हैं। विश्व कप मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? हितेश गुलिया जी हैं। हितेश गुलिया जी को विश्व मुक्केबाजी में पहली बार स्वर्ण पदक मिला है, और वे भारत की तरफ से पहली बार स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं हितेश गुलिया जी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 किसे चुना गया है? तो राम मोहन नायडू जी को चुना गया है। राम मोहन नायडू जी को यंग ग्लोबल लीडर 2025 चुना गया है। यंग ग्लोबल लीडर 2025 चुना गया किसके द्वारा? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा राम मोहन नायडू जी को। चला देखते हैं, किस खेल से संबंधित वंदना कटारिया ने संन्यास ले लिया है? तो ये याद रखेंगे, हॉकी की प्लेयर है वंदना कटारिया। किसकी प्लेयर है? हॉकी की प्लेयर है, और अभी संन्यास ली है, इसको याद रखेंगे, ये पूछा जा सकता है। 2025 के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वैश्विक युवा नेता के रूप में चुना गया है, राम मोहन नायडू जी को चुना गया, तो इसको याद रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है बीपीएससी के दृष्टिकोण से। 47 नंबर देखेंगे कि हाल में चर्चा में रहा बाबा बौखनांग सुरंग कहाँ है? उत्तराखंड में है। तो ये पूछा जा सकता है कि बाबा बौखनांग सुरंग कहाँ है? उत्तराखंड में। बाबा बौखनांग सुरंग कहाँ है? उत्तराखंड में है। 148 नंबर क्वेश्चन जो है निसार, ये तो कई जगह पूछा जा चुका है, बीपीएससी में भी पूछा गया है, पिछले वाला में 67 में, बिहार दरोगा में पूछा गया है, और आगे भी पूछा जाएगा। तो ऑपरेशन निसार जो है ये इसका अगर देखेंगे तो फुल फॉर्म क्या है कि नासा इसरो सिंथेटिक अपार्चर रडार। नासा इसरो सिंथेटिक अपार्चर रडार इसका फुल फॉर्म है, तो इसको याद रखेंगे। और ये नासा जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, और जो भारत का इसरो स्पेस एजेंसी है, उसके द्वारा ही संयुक्त रूप से विकसित किया जा रहा है। तो याद रखेंगे, ये नासा का और इसरो का संयुक्त रूप से विकास किया गया है। यह क्या है? एक आधुनिक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। एक अवलोकन है जो पृथ्वी का उपग्रह एक है, अवलोकन उपग्रह है जो पृथ्वी का क्या करेगा? अध्ययन करेगा, अवलोकन करेगा। और ये पर्यावरण, आपदा, भू विचलन, भूकंप आदि जैसे पृथ्वी पर होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाएगा, इसको तो याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। 49 नंबर जो हमारे समक्ष प्रश्न है, 149 नंबर, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का शुभंकर क्या है? तो गजसी है, इसको याद रखेंगे। ये बिहार में हुआ, इस बार याद रखेंगे। 2025 का जो इवेंट है बिहार में संपन्न हुआ, इसको याद रखेंगे। और बिहार के 5 शहर में हुआ था, इसको भी याद रखेंगे। ये राजगीर है, गया है, पटना है, और भागलपुर है, और बेगूसराय है, तो इसको याद रखेंगे एकदम। 5 शहर को याद रखेंगे, पूछा जाएगा। और इसमें जो है जो खेलो इंडिया यूथ गेम है उसमें महाराष्ट्र टॉप पर रहा है। महाराष्ट्र को सबसे ज़्यादा पदक प्राप्त हुआ है, पिछले वीडियो आप देखेंगे वहाँ मैं इस पर डिबेट किया है। बिहार को 15वां स्थान प्राप्त हुआ है, तो इसको भी याद रखेंगे, बिहार को इस साल 15वां स्थान प्राप्त हुआ है। 150वां क्वेश्चन देखते हैं। मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो काफ़ी इनका नाम रहा है, और डेली जी न्यूज़ में ये छाए रहते हैं। ये शुभांशु शुक्ला जी हैं, जो इंडियन एयरफोर्स के मेंबर हैं, इसको भी याद रखेंगे। इंडियन एयरफोर्स में पायलट के रूप में शायद काम करते हैं, एक मेंबर है इंडियन एयरफोर्स का। और शुभांशु शुक्ला जी जो है एक्जियोम 4, इसको भी याद रखेंगे। एक्जियोम 4 मिशन के तहत जो है इनको अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पे ले जाया गया है। और ये जो एक्जियोम कंपनी है, ये कहाँ की कंपनी है? अमेरिका की एक निजी कंपनी है, तो इसको भी याद रखेंगे। शुभांशु शुक्ला जी अंतरिक्ष में जो अभी गए हैं वो भारत की तरफ से हैं। तो थैंक यू। ये था आज का 50 MCQ क्वेश्चन, और आगे मैं आप सभी के समक्ष जो है 50 और MCQ क्वेश्चन लेके प्रस्तुत होऊंगा, और उसकी व्याख्या के साथ आप लोगों के समक्ष आऊँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।